नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। और देखिए, किरोड़ी लाल मीणा जो कि मंत्री थे, हैं और शायद अब रहेंगे क्योंकि वो मान गए हैं, लेकिन इसी बीच अब एक और मंत्री ने सीएम भजन लाल की मुश्किल बढ़ा दी है। वैसे इसमें मंत्री जी का सीधे सीधे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि मंत्री जी के जो दामाद हैं, जो दिल्ली में तैनात थे एसआई के पद पर, उन्होंने घूस ली और घूस कांड में सीबीआई उनकी तलाश कर रही है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग, जिसके एवज में सीबीआई ने भरतपुर, डीग सहित राजस्थान के कई इलाकों में छापेमारी की। तो बड़ी खबर जो है ये आ रही है इस वक्त राजस्थान से कि मंत्री जवाहर सिंह बैढ़म का दामाद सीबीआई के निशाने पर है। अनिल खटाना नाम है और 2 महीने से पिछले सीबीआई जो है वो तलाश कर रही है उनकी। इस मामले में जब मंत्री जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ, इस मामले में मामला दर्ज किया गया है और जांच चल रही है। तो अब किरोड़ी बाबा इधर शांत हुए थे और एक और मंत्री का विवाद भजन लाल शर्मा जी के लिए मुश्किल बन गया है, क्योंकि वो भी गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह बैढ़म। क्या कुछ जानकारी है, हमारे सहयोगी ध्वज आर्य सीधे राजधानी जयपुर से जुड़े हैं। उसके बाद हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर भी बैठे हैं, तो उनसे भी समझेंगे। तो पहले चलते हैं अपने सहयोगी ध्वज आर्य के पास और समझते हैं उनसे पूरा मामला। जी ध्वज, जो जवाहर सिंह बैढ़म के दामाद, देखिए अम्बेश जी, देश की सबसे बड़ी एजेंसी है सीबीआई, और सीबीआई जिसके पीछे पड़ती है, देखिए देश की सबसे बड़ी एजेंसी है सीबीआई, और सीबीआई जब अपनी जांच जब जो है शुरू करती है तो उसके बाद में ऐसी कोई संभावना नहीं रह जाती कि आरोपी उसकी पकड़ से बाहर हो। लेकिन 2.5 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, और एक जो लाहौरी गेट, जो कि दिल्ली के लाहौरी गेट थाना इलाका है, वहाँ पर तैनात जो एक एसआई है अनिल खटाना, वो सीबीआई को जो है नहीं मिल रहा है। सीसीटीवी फुटेज, लोकेशन वगैरह सब मिली है, लेकिन आरोपी जो ये है अनिल खटाना, ये सीबीआई को नहीं मिल पा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैढ़म का दामाद है, और लगातार जो है दबिश मारी जा रही है। धुलंडी वाले दिन भी जो है सीबीआई की टीम डीग और भरतपुर आई थी, और उसके बावजूद भी ये जो व्यक्ति है ये नहीं मिल पा रहा है। ये आरोपी इतना रसूखदार है कि जब उनके जो कि उनके रिश्तेदार हैं, ससुर हैं जवाहर सिंह बैढ़म, वो राजस्थान में गृह राज्य मंत्री, सबसे बड़ी इनके पास पोस्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं मिल पा रहे हैं। इसका सीधा सीधा ये आकलन जब इस मामले को देखकर किया जाए तो राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर पर भी जो है सबकी नज़र जाती है कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर कितना ख़राब है, और राजस्थान में किस तरीके से जो है गृह राज्य मंत्री जो तमाम जो घटनाएं हो रही हैं उन पर चुप बैठे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली, उन्होंने जो है इस पर एक ट्वीट भी किया है, और उन्होंने कहा है कि जिसका दामाद जो है एसआई हो और ख़ुद वो गृह राज्य मंत्री हो, ये आरोपी जो है एक बड़ी एजेंसी सबसे ज्यादा चर्चा में है ध्वज, तो ये कहीं ना कहीं जो है सवालिया निशान उन्होंने खड़े किए हैं। राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार वो बोलते रहे। ध्वज, 2 ट्वीट सबसे ज्यादा चर्चा में है, एक टीकाराम जूली का और दूसरा हनुमान बेनीवाल का। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि भाई, एक सोनिया गांधी के दामाद को तो आप लगातार घेरते रहते हैं। उन्होंने गृह मंत्री भारत सरकार को टैग किया उसमें, और कहा कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, तुरंत इनको बर्खास्त कीजिए। आपकी पार्टी में क्या चल रहा है, जरा मैं ध्यान दिला दूं। और जिस तरीके से आपने बताया कि टीकाराम जूली ने कहा ससुर सरकार चला रहे हैं, दामाद पैसा लेके फरार हो रहा है। ये ट्वीट आप देख रहे हैं कितने, मतलब, और मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है, ना कोई ऐसा मसला है जवाहर बैढ़म की रिश्वत राजस्थान से ली गई हो। अब अनिल खटाना ने एसआई पद पर रहते हुए कौन सा पैसा लेकर भागे, किस काम के लिए लेके भागे, कोई विपक्षी नेता ये नहीं बना रहा। उसको ये मौका मिल गया साबित करने का कि ये सरकार में भ्रष्टाचारी है। अरे भाई, कोई उन्होंने डील राजस्थान की करवाई क्या? दिल्ली के एक युवक ने, दिल्ली के युवक से ली गई। अब 2 महीने से ढूंढ रही सीबीआई, तो जवाब दे जवाहर सिंह बैढ़म। ये होता है राजनीति में, कब आपका समय खराब या सही आ जाए, और शायद जवाहर बैढ़म का ये बड़ा मुश्किल समय आ गया है। उन्होंने
जवाहर बेगम ने कोई काम दिलवा दिया होता दिल्ली में, किसी की सिफारिश कर दी होती कि भाई इसकी बेल हो जाएगी, गृह राज्य मंत्री हैं, कहीं कोई ये नहीं मिल रहा है। पता ये चला है कि एक बड़ी रकम लेकर अनिल खटाना गायब हो गए हैं, जो एसआई पद पर कार्यरत थे दिल्ली पुलिस में। इसीलिए अब राजस्थान में इसका ताप ज्यादा देखा जा रहा है। जी चलिए, तो अब देखते हैं सीबीआई जांच हो रही है, निशाने पर बैठम है विपक्ष के और सीधा सीएम भजनलाल शर्मा भी हैं। कहा जा रहा है कि भाई क्या भजनलाल शर्मा इस्तीफा मांगेंगे। खैर हमारे सहयोगी ध्वजाचार्य जुड़े हुए हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। अब बात करेंगे नरेश पर किरोड़ी का नया राग। वो नया राग क्या है, वो बयान क्या है, आपको सुनवा देते हैं और फिर चर्चा करते हैं पुष्कर सर के साथ और ध्वज के भी साथ का कि नरेश मीणा किसकी राजनीति का शिकार हुए और अब उनका आने वाला राजनीतिक भविष्य क्या रहने वाला है और किरोड़ी लाल मीणा अब क्यों बैकफुट पर चले गए हैं। सवाल कई सारे, पहले एक बार ये बयान सुन लीजिए। समरावता में पूरा न्याय मिल गया। समरावता में जितने भी गिरफ्तार हुए थे उनमें से जो निर्दोष लोग थे, मैंने खुद ने मौके पर जाके 19 लोगों को छुड़ा दिया था और 52 लोग जेल में थे जिनसे मैं मिलने भी गया था। और मेरा मिलना ठीक नहीं था, मैं सरकार में था, आरोपियों से फिर भी मिलने गया इसलिए कि मामला शांत हो जाए। हमने वो सारे के सारे अदालत में छोड़ दिए, कोई 2-4 लोग बचे हैं। अब वो जब सीधा ही अपराध वीडियो पे दिख रहा है तो अदालत तय करेगी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सरकार ने वहाँ नुकसान की भरपाई की है, निर्दोष लोगों को छोड़ा है और वही गांव नहीं और भी कोई गांव उनियारा में मिलना चाहते हैं तो सरकार मिलाने के लिए तैयार है। लेकिन अब उसमें राजनीति हो रही है। समरावता की घटना तत्समय ही समाप्त हो गई थी। अब कोई जगह जगह गांव में बोर्ड लगा है, कोटा किरोड़ी भाई का और 12 मोती भाई का, वो अलग है, वो राजनीति है, उसका कोई हम जवाब दे नहीं सकते। और खुद उनके पिताजी मुख्यमंत्री से अपने स्तर पर मिल चुके हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने कोई भरोसा तो दिया होगा। अब कानून की जकड़ में आ गए तो उसको तो अदालत ही छोड़ेगी, सरकार नहीं छोड़ सकती। चलिए, तो पहले एक बार चलते हैं अपने सहयोगी ध्वज के पास और सर के पास बाद में आएंगे, क्योंकि राजनीति कौन कर रहा था, कौन कर रहा है और कौन करेगा आगे इस मामले में, वो समझेंगे अपने सर से। लेकिन उससे पहले ध्वज आर्य के पास चलते हैं कि भाई अचानक दिल्ली से लौटने के बाद किरोड़ी लाल मीणा के इतने सुर कैसे बदल गए और वो कहाँ तो समरावता गांव गए, कहाँ उन्होंने चक्कर खा लिया और अब वो कह रहे हैं कि भाई अब तो कानून व्यवस्था, मतलब अब तो कोर्ट सब कुछ करेगा। ध्वज भाई, कहाँ तो किरोड़ी लाल मीणा बिल्कुल ताल ठोक रहे थे और कहाँ उनके बिल्कुल स्वर बदल गए हैं दिल्ली से आने के बाद। चलिए, ध्वज भाई से शायद आवाज़ कनेक्ट नहीं हो पा रही है, हम चलेंगे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर के पास। सर, राजनीति असल में मुझे समझ में नहीं आता है कि किरोड़ी लाल मीणा चाहते क्या हैं और हो क्या रहा है। सबसे बड़ी बात यह है किरोड़ी लाल मीणा ने सब बता दिया कि वो समरावता गए, नहीं जाना चाहिए था, और उसी में आगे उन्होंने क्या बोला, मुझको हराने के लिए भी बहुत कोशिश की गई, मेरे सब कुछ तो पर्ची से हो गया। वो उनका दर्द और सरकार के साथ वो दोनों चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं और करवाना क्या चाहते हैं। यहाँ पे बताइए, आज उनको ये मुद्दा उठाने की क्या ज़रूरत थी? दुनिया को पता है जो तस्वीरें चल रही हैं इस पर फाइल होना चाहिए, और उसमें नरेश मीणा एक अधिकारी पर हाथ छोड़ रहे हैं, कोर्ट में मामला है। अब उन्होंने 2 बातें कह दी कि नरेश मीणा के पिताजी भी मिले हैं मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री ने भरोसा जरूर दिया होगा, और फिर अगली लाइन में कह रहे हैं कि बचा कोई नहीं पाएगा, वो तो कोर्ट से निर्णय होगा। जब मामला सब जुडिस होता है तो कोर्ट से ही होता है, तो आप किस समाज को ये बता के भड़का रहे हैं? नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है, वो 52 लोग छूट गए,
मतलब मैंने चाहा तो छूट गए। अब मुख्यमंत्री से मिले हैं, देखिए क्या होगा। मतलब नरेश मीणा के पिताजी को क्या इनसे मिलना चाहिए था? जी, मतलब एक बार फिर उन्होंने वो ना तो आप गृह मंत्री हैं, ना गृह राज्य मंत्री हैं, आप मंत्री की हैसियत से मिल सकते थे। आप भी मुख्यमंत्री, उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री के पास गए कि ये राजनीतिक द्वेष का मामला है, इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए। अच्छा, आप किस हैसियत से कह रहे हैं कि देवली उनियारा में जो गांव मिलना चाहते हैं, हम उनियारा के गांव मिलना तैयार हैं? ये किस हैसियत से इस मुद्दे को आज उठाया जाना जरूरी था? दरअसल वो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि किरोड़ीलाल मीणा जी किस तरीके से सरकार को डिफेंड करते हैं ऐसा कि वो और ज्यादा एक्सपोज्ड हो जाती है। अब यहां पे क्या बताने की जरूरत थी कि नरेश मीणा के पिताजी मुख्यमंत्री से मिले थे? कितने लोगों को अभी तक मालूम था? बिल्कुल सर। चलिए एक बार सहयोगी जुड़ गए हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। ध्वज जी, किरोड़ीलाल मीणा ने आखिर एक बार फिर वही मुद्दा उठाया, दिल्ली मिलके गए, सुर बदल गए, अब उन्होंने एक बार फिर नरेश मीणा के मामले को हवा दे दी है। तो आखिर वो कौन सी सियासत, राजनीति उस मामले में हो रही है, राजनीति आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? देखिए, किरोड़ीलाल मीणा जब बोलते हैं तो वो अपना स्टाइल कभी नहीं छोड़ते हैं, कुछ ना कुछ वो छोड़ ही जाते हैं। एक बात उन्होंने जो आपने बयान अभी सुनाया है, उसमें किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि मेरा जाना उचित नहीं था, मैं सरकार का पार्ट था, यानी कि मैं उन लोगों से नहीं मिलता क्योंकि मैं सरकार का पार्ट था। लेकिन जब ये पूरा कांड हुआ उसके कुछ दिनों के बाद में किरोड़ीलाल मीणा एक डेलीगेशन जो कि समरावता से आया था, गृह राज्य मंत्री जो कि जवाहर सिंह बेडम थे, उनसे मिले थे और ये उन्होंने एक बड़ी मांग रखी थी कि इस पूरे मामले की जांच है वो जो है संभागीय आयुक्त से की जाए। और उस वक्त जो है जवाहर सिंह बेडम के घर के बाहर एक वीडियो भी वायरल हुआ था जहां पर जो डेलीगेशन आया था उन्होंने कहा था कि किरोड़ीलाल मीणा के दबाव के चलते हमने ये बोला है कि इसकी जांच जो है संभागीय आयुक्त कराएं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी जांच जो है वो न्यायिक जांच कराई जाए। इसको लेकर किरोड़ीलाल मीणा उन्हें फटकारते हुए भी नजर आए थे कि आपने ये क्यों बोला कि इसकी जाँच जो है न्यायिक जाँच कराई जाए, हम ये चाह रहे हैं कि इसकी जाँच जो है संभागीय आयुक्त से कराई जाए। इसके बीच में काफ़ी बहस हुई थी, वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था। तो यहाँ किरोड़ीलाल क्या उस वक्त जो है सरकार का पार्ट नहीं थे? जब वो कह रहे हैं कि मैं समरावता इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं सरकार का पार्ट था, उस वक्त भी सरकार के पार्ट थे और मुख्यमंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई है। जवाहर सिंह बेडम को उन्होंने पूरा डेलीगेशन से मिलवाया था। और एक दूसरी बात उन्होंने कही है कि जो नरेश मीणा के पिताजी हैं वो मुख्यमंत्री, मुझे भी वो तस्वीरें याद हैं जब जवाहर बेगम रास्ते में उतर लिए थे और जेल में टोंक जेल नहीं गए थे। उनको मालूम था कि जाना गड़बड़ हो जाएगा और इनको करीबन 100 दिन बाद ये समझ में आया मंत्री जी को कि मैं अपनी ये सफाई दे दूं, लेकिन आखिरी में लाइन वो छोड़ गए कि उनके पिताजी मुख्यमंत्री से मिले थे, कोई भरोसा जरूर दिया होगा। पूरी राजनीति मीणा समाज की है। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चाहने के बाद भी नरेश मीणा पर कार्रवाई हो रही है? अगर किरोड़ीलाल मीणा की बात को, राजनीति में बातों के मायने निकाले जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है वो 1 और 1 2 नहीं होता, 2 + 2 4 नहीं होता, 22 भी होता और 11 भी होता है। यहाँ पे उनको ये बात उजागर करने का मुझे मतलब नहीं समझ में आया कि मुख्यमंत्री से मिले, कोई भरोसा जरूर दिया होगा। मतलब वो मीणा समाज को ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि दौड़ तो आप लिए हैं मुख्यमंत्री तक, हुआ क्या? अभी तक जेल में ही है नरेश मीणा और मैंने 52 लोगों को छुड़वा दिया जो निर्दोष थे। जी ध्वज, क्या ऐसा नहीं लग रहा है ये राजनीति इस तरीके से करना चाह रहे हैं मीणा समाज में? अब बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो किरोड़ीलाल मीणा ने जो माहौल बनाया कि मैं लगातार उनसे मिल रहा हूं और लगातार लोगों को छुड़वा रहा हूं, और जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि ये मीणा समाज के जो वोट हैं उनकी लड़ाई है। और जो उस वक्त जब ये पूरा कांड हुआ था समरावता में और नरेश मीणा अचानक से मीडिया के सामने आए थे, तो मैंने उनसे एक सवाल भी पूछा था। मैंने सवाल पूछा था कि इसकी जिम्मेदार कौन है? ये जो पूरा जो रात को जो आगजनी की घटना हुई
पूरा गांव का गांव जलाने की कोशिश की गई, महिलाओं को पीटा गया, तो ये इसका जिम्मेदार कौन है? तो उन्होंने कहा कि इसका जिम्मेदार की है यहाँ का लोकल प्रशासन है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि क्या इसका जिम्मेदार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है? तो वो सीधे तौर पर वो जो है साफ तौर पर उन्होंने जो है मना कर दिया कि जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसके जिम्मेदार नहीं है। दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा को ये डर था कि अब नरेश मीणा की राजनीति है वो चमक रही है, जो काम अपनी जवानी में करते थे किरोड़ी लाल मीणा वो नरेश मीणा कर रहे हैं। और जिस तरीके से जब वहाँ पर जब आगजनी हो रही थी, अगले दिन भी जब हम लोग वहाँ मौजूद थे, जिस तरीके से लोग वहाँ पर जो है आक्रोशित थे, वो किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ भी नारे लगा रहे थे। तो वहाँ किरोड़ी लाल मीणा समझ चुके थे कि अब जो उनकी राजगद्दी संभालने के लिए जो है साफ तौर पर एक नरेश मीणा आ गए हैं। तो इसलिए तो वो लगातार ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि मैंने कई लोगों को छुड़वाया है, मैंने कई लोगों, और जैसा कि अभी कहा है पुष्कर सर ने कि उनकी जो आखिरी बात थी कि उनके पिताजी की मुलाकात मुख्यमंत्री से हो चुकी, यानी कि सीधे सीधे उन्होंने गेंद जो है मुख्यमंत्री के पाले में डाल दी है। और वो ये कि जो है मीणा समाज के लोगों को ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री फैसला करेंगे या फिर जो है कोर्ट करेगी इसका फैसला, यानी कि सीधे सीधे तौर पर अपने आप को बेकसूर बताया। लेकिन चाहते तो किरोड़ी लाल मीणा अपनी स्टाइल में लड़ाई लड़ सकते थे और इस मामले को आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन मेरी ख्याल से और मेरा मानना है कि किरोड़ी लाल मीणा खुद नहीं चाहते हैं कि नरेश मीणा जेल से बाहर आए, क्योंकि जेल से बाहर आएंगे तो उनकी राजगद्दी को खतरा होगा। और कहीं ना कहीं जो मीणा समाज का जो फीडबैक उन्हें मिल रहा है कि वो अब नहीं चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा अब घर बैठे आराम करें। 70 साल से ऊपर उनकी उम्र हो चुकी है। ये माना जाए कि 2 मंत्रियों ने फिर से सरकार को, भले विधानसभा सत्र खत्म हो गया हो, चर्चा में सरकार को घेरने के लिए दोनों मंत्रियों ने मतलब भर का मसाला दे दिया। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो अभी घटनाएं सामने आ रही हैं, किरोड़ी लाल मीणा लगातार बयानबाजी से नहीं चूक रहे हैं। अभी जैसा कि अम्बेडकर ने कहा कि उनका राजीनामा हो गया, सरकार से शायद उनकी बात बन गई है, लेकिन कल परसों भी उनका एक बयान आया था, उन्होंने फिर से जो है पर्ची की बात कही थी और फिर से उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे हराने के लिए सरकार ने पूरी ताकतें लगा दी। वो सरकार कौन है, वो लोग कौन है? यानी कि जो है सीधे सीधे अपनी सरकार पर निशाना साधा, अपने संगठन पर निशाना साधा और उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर भी निशाना साधा। ये बयान जो आया है ये भी सीधे सीधे उन्होंने जो गेंद है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पाले पर डाल दी है और सीधे तौर पर कहा है कि इस पर राजनीति हो रही है। यानी कि राजनीति कौन कर रहा है, राजनीति करने वाले कौन है, इसका नाम वो नहीं बता रहे हैं। लेकिन वो जो आप जैसा कि आपने कहा कि एक किरोड़ी लाल मीणा है, जवाहर सिंह बेड़ा में सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में एक बड़ा मौका, समय बहुत कम है, मैं आपको यहीं रोकूंगा। वो अपने को बेकसूर बताकर और संगठन से लेकर सरकार तक को कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूक रहे किरोड़ी लाल मीणा, लेकिन अब दोनों मुद्दों पर अभी ये सियासत जारी रहेगी। धन्यवाद। चलिए टीवी 9 राजस्थान को देखते रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया और बने रहिए टीवी 9 राजस्थान के साथ। वीडियो को आपकी क्या राय है दोनों मंत्रियों के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।